बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर हम रेटिना के पास्ट एचसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कॉटन वूल सपोर्ट, जिनको सॉफ्ट एक्सुडेट भी कहते हैं। तो रेटिना के अंदर पहला डिसऑर्डर है डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी के डिफरेंट स्टेजेस होती है, लाइक बैकग्राउंड हो गया, प्री प्रोलिफरेटिव, प्रोलिफरेटिव, डायबिटिक मैक्यूलोपैथी, एडवांस और बर्नआउट। तो जो इसकी बैकग्राउंड वाली होती है, बैकग्राउंड पे माइक्रो एन्यूरिज्म होती है, रेटिनल एडिमा होता है, और जो एक्सुडेट हार्ट एक्सुडेट होती है। और इसके अलावा आपने क्या पढ़ना है, सॉफ्ट एक्सुडेट। जो सॉफ्ट एक्सुडेट है उसको कॉटन वूल स्पॉट कहते हैं। सॉफ्ट एक्सुडेट प्री प्रोलिफरेटिव स्टेज में होते हैं, हार्ड एक्सुडेट बैकग्राउंड के अंदर देखने को मिलते हैं। ओके, तो जो सॉफ्ट एक्सुडेट होते हैं कॉटन वूल स्पॉट, ये असल में होते क्या है, ये वो एरिया होता है जहाँ पे नर्व फाइबर लेयर का इन्फेक्शन होता है, यानी द एरिया ऑफ नर्व फाइबर इन्फेक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम ओक्लूजन ऑफ प्री कैपिलरी आर्टरियोल। ओके, और इनकी वजूहत क्या होती है, एटियोलॉजी क्या होती है, वो स्वेलिंग ऑफ नर्व फाइबर की वजह से बनते हैं। और इनकी जो अपीयरेंस होती है वाइटिश फ्लफी होती है, इनके मार्जिन इनडिस्टिंक्ट होते हैं। जबकि हार्ड एक्सुडेट, जिनको सिंपल एक्सुडेट कहते हैं, येलोविश वाइट वैक्सी होते हैं, पैचेस होते हैं, डिस्टिंक्ट मार्जिन होता है, लाइपोप्रोटीन और लिपिड फिल्ड मैक्रोफेजेस से बने हुए होते हैं, आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर के अंदर होते हैं, क्रोनिक लोकलाइज्ड एडिमा की वजह से होते हैं। ओके, तो ये आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर को आपने रट्टा मारना है। आउटर प्लेक्सीफॉर्म और इनर न्यूक्लियर के दिमाग में पड़े हुए होते हैं। इसके बाद नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस है, हार्ट एक्सुडेट इन द पोस्टीरियर पोल है, व्यूल एक्यूटी कम हुई हुई है। व्हाट आर द पैथोजेनेसिस ऑफ दिस कंडीशन। तो जो पैथोजेनेसिस होती है, यानी यहाँ पे जो प्रिंसिपल लीजन है वो माइक्रो एंजियोपैथी होती है। प्री कैपिलरी आर्ट्रियोल को, कैपिलरी को विनियोल को इन्वॉल्व करती है। माइक्रो एंजियोपैथी को दो में डिवाइड करते हैं, माइक्रोवास्कुलर लीकेज या कैपिलरी लीकेज और कैपिलरी ओक्लूजन। तो जो माइक्रोवास्कुलर या कैपिलरी लीकेज होती है, ये लॉस ऑफ पेरिसाइट से इनिशिएटेड होती है। लॉस ऑफ पेरिसाइट होगा, उसकी वजह से माइक्रो एनोरिज्म बनना शुरू हो जाएगी, और इसकी वजह से ब्लड रेटिनल बैरियर ब्रेक डाउन हो जाएगा, और फाइनली लीकेज हो जाएगी। और लीकेज की वजह से तीन चीज़ें होती है। नंबर 1, एडिमा होगा, रेटिनल एडिमा, एक्सुडेट होगा, ओके, और हैमरेजिस हो गए। ओके, दूसरा है ओक्लूजन। जो ओक्लूजन होती है, ये थिकनिंग ऑफ कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन की वजह से हो सकती है, या एंडोथेलियल डैमेज और प्रोलिफरेशन की वजह से हो सकती है, या प्लेटलेट की एग्रीगेशन की वजह से हो सकती है, या आरबीसी की वजह से रोलेक्स फॉर्मेशन की वजह से हो सकती है, या डिफेक्टिव ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की वजह से हो सकती है, या डिफेक्टिव फिब्रिनोलिटिक सिस्टम की वजह से हो सकती है। अब इसकी वजह से स्कीमिया होगा, और स्कीमिया की वजह से कॉटन वूल स्पॉट हो गए, यानी जो स्कीमिया की वजह से इन्फॉक्शन हो जाएगा। नर्व फाइबर लेयर के इन्फॉक्शन को हम क्या कहते हैं, हम इसको कॉटन वूल स्पॉट कहते हैं। नंबर 2, इंट्रा रेटिनल माइक्रोवास्कुलर एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, यानी आर्ट्रियो वीनस शंट वेसल ये ओपन होना शुरू हो जाते हैं, कैपिलरी को बाईपास कर देते हैं। उसकी वजह से इरेगुलर रेड इंट्रा रेटिनल वेसल बनना शुरू हो जाती है विदाउट क्रॉसिंग द मेजर ब्लड वेसल। और लास्ट में न्यू वास्कुलराइजेशन है। न्यू वास्कुलराइजेशन को दो में डिवाइड करते हैं, न्यू वेसल एट द डिस्क के विद इन वन डिस्क डायमीटर जो कि 1.5 मिलीमीटर होता है इसमें हो, या न्यू वेसल एल्सवेयर। ओके, वो इसके अलावा किसी और जगह पे हो, तो ये पैथोजेनेसिस आ जाएगा। इसके बाद है गिव द टू इन्वेस्टिगेशन विद द जस्टिफिकेशन है। तो इसकी जो इन्वेस्टिगेशन होती है दो, वो कौन कौन सी है। इन्वेस्टिगेशन के अंदर ब्लड शुगर लेवल आ जाएगा। ओके, इसके अलावा यूरिन एनालिसिस, रीनल फंक्शन टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल, HbA1c। जबकि डायग्नोसिस के लिए फंडस एग्जामिनेशन, जिसमें आप डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी, इंडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी, स्लिट लैम्प बायोमाइक्रोस्कोपी आ जाएगा, कॉन्टैक्ट लेंस से और नॉन कॉन्टैक्ट लेंस से, फंडस फ्लोरेसिन एंजियोग्राफी और ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, ये चीज़ें आ जाती है। ओके, और इसके बाद लास्ट है गिव द 4 ट्रीटमेंट ऑप्शन। तो ट्रीटमेंट को आपने किस तरह डिवाइड करना है, जनरल और स्पेसिफिक है। जनरल के अंदर पेशेंट की एजुकेशन करनी है, आपने रिस्क फैक्टर को कंट्रोल करना है, और जो ट्रीटमेंट है, ओके, जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है उसको मेडिकल, सर्जिकल, लेज़र में डिवाइड करना है। मेडिकल के अंदर इंट्राविट्रल एंटी VEGF आ जाएगा, मैकुलर एडिमा को कम कर देती है, वैस्कुलराइजेशन को, न्यू वास्कुलराइजेशन को रिग्रेस कर देते हैं, जिसमें बेवालिसुजुमाब, रेनिबुजुमाब, एफिलिबरसेप्ट है। इंट्राविट्रल स्टीरॉयड आ जाती है। ओके, और लेज़र फोटोकोगुलेशन के अंदर फोकल ट्रीटमेंट, ग्रिड पैटर्न ट्रीटमेंट और पैन रेटिनल फोटोकोगुलेशन आ जाएगा। सर्जरी के अंदर पार्स प्लानर विट्रेक्टमी आ जाएगा विद एंडो लेज़र पैन रेटिनल फोटोकोगुलेशन। ठीक हो गया। ये किस कंडीशन में करते हैं, जब परसिस्टेंट विट्रस हेमरेज है, या रेटिनल डिटैचमेंट है, या न्यूवास्कुलर ग्लोकोमा हो गया है, इस कंडीशन में करते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं पुअरली कंट्रोल डायबिटिक पेशेंट। ओके, ग्रेजुअल पेनलेस रिडक्शन ऑफ विजन है, और विद नॉट इम्प्रूव बाय ग्लासेस, प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी है। तो इसकी अब वो पूछ रही है, कॉम्प्लिकेशन पूछ रही है। ओके, तो जो कॉम्प्लिकेशन है, इसकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है। ओके, तो जो कॉम्प्लिकेशन है, एक मिनट पहले मैं ओपन कर लूँ कॉम्प्लिकेशन को।
ओके, जो कॉम्प्लिकेशन है इसकी, यहाँ पर लिखा होगा मैकेनिज्म ऑफ विजन लॉस इन द डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो कैपिलरी लीकेज और ओक्लियन। कैपिलरी लीकेज, मैकुलर एडिमा, ये चीज़ें लिखी हुई है, एक्सुडेशन, हैमरेज, इस्कीमिया, ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट यानी जो विट्रस हैमरेज हो सकता है, ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट हो सकता है, न्यू वास्कुलर ग्लोकोमा। ये तीन कंडीशन को आपने रट्टा मार लेना है और इन्हीं तीन कंडीशन की बेस पर पार्ट्स प्लानर विट्रेक्टमी करते हैं। दोबारा बता दूं, विट्रस हैमरेज, ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट और न्यू वास्कुलर ग्लोकोमा, ये 3 ओकुलर ट्रीटमेंट ऑप्शन। तो ओकुलर ट्रीटमेंट ऑप्शन के अंदर कौन कौन से, मेडिकल, लेज़र और हमारा आ जाएगा सर्जरी। सर्जरी में पार्ट्स प्लानर विट्रेक्टमी, वंस अगेन विट्रस हैमरेज के अंदर, न्यू वास्कुलर ग्लोकोमा के अंदर ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट में करते हैं। गिव टू ओकुलर इन्वेस्टिगेशन फॉर इवैल्यूएशन ऑफ दिस कंडीशन। ओके, दो ओकुलर इन्वेस्टिगेशन है, तो उसमें फंडस एग्जामिनेशन, फंडस फ्लोरेसेंस एंजियोग्राफी और ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, इसको आपने रट्टा मार लेना है। ओके, तो हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी, फंडस फ्लोरेसेंस एंजियोग्राफी हो गया। इसके अलावा फंडस फोटोग्राफी भी है, अल्ट्रासोनोग्राफी भी है, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, अल्ट्रासाउंड बायोमाइक्रोस्कोपी, ये चीज़ें आ जाती है। ओके, और अगर इसकी कॉम्प्लिकेशन वगैरह पूछे तो इस तरह से भी लिख सकते हो, कॉर्निया के अंदर रिकरेंट इरोजन, कॉर्नियल सेंसेशन कम हो जाती है, इन्फेक्शन बढ़ जाता है, इंटीरियर सेगमेंट में प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा, फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ रिफ्रैक्शन है, कैटरैक्ट है, न्यूरोऑफ्थल्मोलॉजी के अंदर म्यूकोरमाइकोसिस है, एंटीरियर इस्कीमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी है, पैपिलोपैथी है, प्यूपिल स्पेयरिंग एक्स्ट्राओकुलर पैरालिसिस है, विट्रस के अंदर एस्टेरॉइड हाइलोसिस हो सकता है, रेटिना के अंदर डायबिटिक रेटिनोपैथी हो जाती है। ओके, इसके बाद हम आगे देख लेते हैं। अच्छा, जो बैकग्राउंड होती है, बैकग्राउंड का जो ट्रीटमेंट किया है उसमें डायबिटीज़ को कंट्रोल करना आपने, और नंबर 2 रेगुलर रिव्यू करना है। ओके, रेगुलर रिव्यू और कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़। जो मैक्यूलोपैथी है जिसमें क्लिनिकली सिग्निफिकेंट मैक्यूलर एडिमा है, उसको ठीक करने के लिए आपने क्या करना है, फोकल फोटोकोगुलेशन करवानी है। डिफ्यूज़ लीकेज अराउंड द मैक्यूला, जिसको सिरसिनेट कहते हैं, तो उसके लिए आपने ग्रिड लेज़र या फोकल फोटोकोगुलेशन है। प्री प्रोलिफरेटिव के अंदर आपने रिव्यू करवाना है, प्रोलिफरेटिव के अंदर पैन रेटिनल फोटोकोगुलेशन करवा लेनी है, और लो जो एडवांस होता है उसमें आपने सर्जरी करवा लेनी है विद फोटोकोगुलेशन वाला। ओके, और इसकी जो इंडिकेशन आपको बता चुका हूँ, विट्रस हैमरेज, ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट है, प्री मैक्यूलर रेट्रोहाइलाइट हैमरेज। ओके, तो ये तो हमने पढ़ लिया अच्छे तरीके से। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ प्रेजेंट विद अ न्यू वेसल एट द डिस्क है, मल्टीपल हार्ट एक्सुडेट है, तो डायग्नोसिस क्या होगा, प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी है। व्हाट इज़ द पैथोजेनेसिस, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, माइक्रो एंजियोपैथी, कैपिलरी लीकेज, कैपिलरी ओक्लियन है। ओके, तो व्हाट आर द 4 रिस्क फैक्टर विच एग्रावेट दिस कंडीशन। तो जो रिस्क फैक्टर है, नंबर 1 ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़ है। ओके, नंबर 2 अनकंट्रोल डायबिटीज़, नंबर 3 हाइपरटेंशन, ओबेसिटी मौजूद है, प्रेग्नेंट है, नेफ्रोपैथी या हाइपरलिपिडीमिया, एनीमिया, स्मोकिंग, ये प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है या एग्रीवेटिंग फैक्टर होते हैं। ओके, इसके बाद देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 को। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ है, डिक्रीज वीगन है, विजुअल एक्यूटी कम है, माइक्रो एन्युरिज्म है, क्रीसेंट शेप, प्री रेटिनल हैमरेजेस आपको देखने को मिल रही है। ओके, यानी जो हैमरेजेस होते हैं, सुपरफिशियल हैमरेज होते हैं, फ्लेम शेप हैमरेजेस होता है, इंट्रा रेटिनल के अंदर डॉट ब्लॉट, डार्क ब्लॉट हैमरेजेस होते हैं। ओके, तो हम देख लेते हैं, नेम द रिस्क फैक्टर विच एग्रावेट दिस कंडीशन। तो रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं, नंबर 1 ड्यूरेशन, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, प्रेगनेंसी, नेफ्रोपैथी, हाइपरलिपिडीमिया, एनीमिया और स्मोकिंग वाला। नेम द स्टेज, कौन सी स्टेज है। ओके, आप देखो यहाँ पर स्टेज कैसे पता लगाओगे आप, फ्यू एक्सुडेट है और विजुअल एक्यूटी कम हुई है। ओके, इसके अलावा आप क्रीसेंट शेप, प्री रेटिनल हैमरेजेस, तो ये किस में आते हैं, ये आपको देखने को मिलते हैं प्री रेटिनल हैमरेजेस, ये आपको प्रोलिफरेटिव स्टेज में देखने को मिलते हैं। ओके, इसके बाद है हाउ नेम द हाउ विल यू ट्रीट है, तो मेडिकल, सर्जिकल और लेज़र, ये ऑप्शन आना शुरू हो जाते हैं। मेडिकल के अंदर क्या क्या है, मेडिकल में एंटी VEGF और इंट्राविट्रियल स्टीरॉइड आ जाते हैं। लेज़र में हाइपोक्सिक एरिया को बर्न करना और डिस्ट्रॉय कर देना, लीकिनस को फोकल ग्रिड पैटर्न और पैन रेटिनल फोटोकोगुलेशन है, प्रोलिफरेटिव के लिए इस्तेमाल करते हैं, और लास्ट में पास प्लाना विट्रेक्टमी है। राइट द क्लासिफिकेशन, तो जो एक कन्वेंशनल क्लिनिकल क्लासिफिकेशन होती है और दूसरा होता है ET अर्ली ट्रीटमेंट डायबिटिक रेटिनोपैथी स्टडी है, और दूसरी होती है एवा कॉर्नर क्लासिफिकेशन। तो इसमें बैकग्राउंड डायबिटिक रेटिनोपैथी, प्री प्रोलिफरेटिव, प्रोलिफरेटिव डायबिटिक मैक्यूलोपैथी, एडवांस कॉम्प्लिकेटेड डायबिटिक रेटिनोपैथी और बर्न आउट डायबिटिक रेटिनोपैथी। जबकि अर्ली ट्रीटमेंट डायबिटिक रेटिनोपैथी स्टडी के अंदर पहले नॉन प्रोलिफरेटिव आता है, जिसमें माइल्ड, नॉन प्रोलिफरेटिव, मॉडरेट और सीवियर, वेरी सीवियर। माइल्ड में सिर्फ माइक्रो एन्युरिज्म है, मॉडरेट के अंदर निमोनिक है, क्रीम, कॉटन वोल स्पॉट,
रेटिनल हैमरेजेस, माइक्रो एनोरिज्म, रेटिनल हैमरेजेस और वीनस ब्लीडिंग आ जाती है। सीवियर के अंदर 4 to 1 है, हैमरेजेस 4 के अंदर होनी चाहिए, 4 क्वाड्रेंट के अंदर, वीनस ब्लीडिंग होनी चाहिए 2 क्वाड्रेंट के अंदर, और इंट्रा रेटिनल माइक्रोवास्कुलर एब्नॉर्मैलिटी ये 1 क्वाड्रेंट पे होनी चाहिए। और वेरी सीवियर के अंदर 2 क्राइटेरिया, प्रोलिफरेटिव के अंदर न्यू वेसल ऑन द डिस्क, न्यू वेसल एल्सवेयर, डायबिटिक मैक्यूलर एडिमा, फोकल डिफ्यूज हो सकता है, ओके। और एडवांस के अंदर परसिस्टेंट विट्रस हैमरेज, ट्रैक्शन रेटिनल डिटैचमेंट और न्यू वास्कुलर ग्लोकोमा, ओके। तो ये कॉम्प्लिकेशंस होती है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शन इन केस ऑफ प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी, ओके। तो हमें वापस ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी के अंदर, ओके। तो जो प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी है उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है पैन रेटिनल फोटोकोगुलेशन, ओके, प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी के अंदर। बाकी और ट्रीटमेंट ऑप्शन भी लिख सकते हो आप, ओके। इसके बाद हम आगे चलते हैं, मिडिल एज लेडी प्रेजेंट विद द हिस्ट्री ऑफ अनकंट्रोल डायबिटीज़। तो क्लासीफाइड डायबिटिक रेटिनोपैथी ऑलरेडी क्लासीफाई कर लोगे आप कि किस तरह से आपने लेके चलना है उसको। दो, एक इवा कॉर्नर क्लासिफिकेशन और अर्ली ट्रीटमेंट डायबिटिक रेटिनोपैथी है। व्हाट आर द साइंस ऑफ प्री प्रोलिफरेटिव। तो जो प्री प्रोलिफरेटिव आते हैं इसमें क्या क्या साइन आते हैं। नंबर 1, वीनस चेंजेस आना शुरू हो जाती है, इसमें ब्लीडिंग, लूपिंग, सॉसेज लाइक सेगमेंटेशन है, कॉटन वुल स्पॉट और इंट्रा रेटिनल माइक्रोवैस्कुलर एब्नॉर्मैलिटी है, ओके। जबकि जो हमारा बैकग्राउंड आता है, बैकग्राउंड के अंदर माइक्रोएन्यूरिज्म, रेटिनल एडिमा, एक्सुडेट और रेटिनल हैमरेजेस है। प्रोलिफरेटिव के अंदर रेटिनल न्यू वास्कुलराइजेशन, आइरस न्यू वास्कुलराइजेशन, प्री रेटिनल हैमरेज, फ्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट हो सकती है। मैक्युलोपैथी के अंदर फोकल डिफ्यूज, क्लिनिकली सिग्निफिकेंट इस्कीमिक मैक्युलोपैथी मिक्स्ड हो सकती है। एडवांस में कॉम्प्लिकेशन और बर्नआउट में फाइब्रस टिश्यू रह जाता होता है, ओके। डायबिटीज़ है, डायग्नोसिस कर लोगे आप। गिव टू इन्वेस्टिगेशन, तो कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन करोगे आप। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी, ओके। स्लिट लैम्प बायो माइक्रोस्कोपी, फंडस फ्लोरेसिन एंजियोग्राफी करोगे, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, ओके। अल्ट्रासाउंड माइक्रो बायो माइक्रोस्कोपी, अल्ट्रासोनोग्राफी, फंडस फोटोग्राफी, ओके। व्हाट आर द 2 इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज। तो ये ट्रीटमेंट आप कर लोगे, ट्रीटमेंट किस तरह से करना है, मेडिकल ट्रीटमेंट, लेज़र और इसके अलावा सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है, वो आप देख लेना। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ विजन लॉस इन द डायबिटिक रेटिनोपैथी, ओके। तो जो विजन लॉस होता है, ग्रेजुअल विजन लॉस होता है ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैक्युलोपैथी की वजह से ग्रेजुअल विजन लॉस, जबकि सडन होता है वो विट्रस हैमरेज की वजह से होता है। व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शन ऑलरेडी बता चुका हूँ। व्हाट आर द डिस्क्राइब फीचर्स ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो जो फीचर्स ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी है ये आप देख लेना। गिव फॉर इंपॉर्टेंट ऑप्थेल्मोस्कोपिक साइन ऑफ प्री प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो प्री प्रोलिफरेटिव के अंदर क्या क्या साइन आते हैं, ओके। तो इसमें वीनस ब्लीडिंग है, लूपिंग है, सॉसेज लाइक सेगमेंटेशन, कॉटन वुल स्पॉट, इंट्रा रेटिनल माइक्रोवास्कुलर एब्नॉर्मैलिटी, ओके। और इसके अलावा और क्या क्या साइन होते हैं प्री प्रोलिफरेटिव के अंदर। सॉफ्ट एक्सुडेट मेनली आपने रट्टा मार लेना है, ओके। डिस्क्राइब द पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल फीचर ऑलरेडी हो चुके हैं, ओके। इसके बाद हम चलते हैं हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी के अंदर। ग्रेजुअल पेनलेस लॉस ऑफ विजन है, विजुअल एक्यूटी 6/60 कम हुई हुई है। एवी निपिंग, आर्टरी वीनस निपिंग है, दिस साइन इज कॉल्ड एवी क्रॉसिंग और एवी निपिंग इज कॉल्ड सैलो साइन, ओके। इसके अलावा फ्लेम शेप हैमरेजेस, तो ये हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी है। अब इसकी क्लासिफिकेशन पढ़नी है तो ये फंडस एग्जामिनेशन पे करते हैं। 2 टाइप की होती है, केथ वैगनर एंड बार्कर क्लासिफिकेशन, और दूसरी होती है मॉडिफाइड शी क्लासिफिकेशन, 1953 के अंदर होती है। केथ वैगनर एंड बार्कर क्लासिफिकेशन के मुताबिक इसके दोनों के अंदर 4 ग्रेड है, ग्रेड 1, 2, 3, 4। ग्रेड 1 में निमोनिक है ACS, जनरलाइज आर्ट्रियोलर नैरविंग है, A से आर्ट्रियोलर नैरविंग, B से ब्रॉडनिंग ऑफ आर्ट्रियोलर लाइट रिफ्लेक्स, और जो C होता है, ओके, कॉन्सीलमेंट ऑफ वेन बाय आर्ट्रियोल, ओके। इस तरह से रट्टा मार सकते हो। मैंने वैसे ABC लिखना चाहिए था, ACS लिख दिया है। ग्रेड 2 के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, फोकल आर्ट्रियोलर कॉन्स्ट्रिक्शन, सैलस साइन देखने को मिलता है। सैलस साइन क्या होता है, AV क्रॉसिंग साइन होता है कि जो डिफ्लेक्शन और बल्जिंग ऑफ वेन एट AV क्रॉसिंग साइन है, ओके। जबकि डिस्टल पे आपको बोनेट साइन देखने को मिलता है, साइड पे आपको गन साइन देखने को मिलता है। तो ग्रेड 3 के अंदर BCG को रट्टा मार लेना, बोनेट साइन, कॉपर वाइट कैल्सिफिकेशन, गन साइन। ग्रेड 4 के अंदर सिल्वर कलर अपीयरेंस और ऑप्टिक डिसएडिमा होता है, ओके। जबकि मॉडिफाइड शी के अंदर क्या होती है, मॉडिफाइड शी क्लासिफिकेशन के मुताबिक सिर्फ हम आर्ट्रियोल को इन्वॉल्व करते हैं। ग्रेड 1 में जनरलाइज, ग्रेड 2 में फोकल आ जाती है, ग्रेड 3 में ह्यू, हैमरिज, एडिमा और एक्सुडेट, ओके। और ग्रेड 4 में ऑप्टिक डिस्क एडिमा, पैपिल एडिमा होता है। और मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन जब कहते हैं जब बायलैटरल ऑप्टिक डिस्क एडिमा आना शुरू हो जाता है, ओके।
इसके बाद सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन है। अब सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन में पहला हाइपरटेंसिव पेशेंट लिखा हुआ है, तो ये इसके रिस्क फैक्टर है। एज है 55 से ऊपर, सिस्टेमिक हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलाइटस, इंट्राओकुलर प्रेशर, ड्रग्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल या स्मोकिंग, ये इसके रिस्क फैक्टर होते हैं। ओके, और जो इसकी इन्वेस्टिगेशन है सीबीसी, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर है, लिपिड प्रोफाइल है, प्लाज्मा प्रोटीन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, एंटीबॉडीज, एंटी आउटो एंटीबॉडीज, एएनए, एंटी डीएनए, अनका वाला, ये हम देखते होते हैं। तो हाइपरटेंसिव पेशेंट है, सडन पेनलेस लॉस ऑफ वेन, बहुत जल्दी हो गया है, डायलेटेड वेन और फ्लेम शेप हेमरेजेस, ये आपको सब में देखने को मिल रहा है। तो रेटिनल वेन की डायलेटेशन, इनगॉर्जमेंट, टॉर्शियस होती है, डॉट ब्लॉट, डॉट ब्लॉट और फ्लेम शेप हेमरेजेस ऑल क्वाड्रेंट में होती है, पेरिफेरी में ज़्यादा होती है, कॉटन वूल स्पॉट में देखने को मिलेगा आपको। फंडस फ्लोरेसिन एंजियोग्राफी में गुड कैपिलरी परफ्यूजन होती है। अब सिर्फ सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन लिख देना है। अब ये नहीं पता कि स्कीमिक है नॉन स्कीमिक है। हाउ विल यू मैनेज दिस कंडीशन, तो आपने इन्वेस्टिगेशन लिखनी है, हाउ विल यू मैनेज, ओके, और इसके अलावा ट्रीटमेंट ही लिखना है। इन्वेस्टिगेशन के अंदर नंबर 1 आप क्या करोगे, ओके, तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर ब्लड प्रेशर चेक करोगे, ब्लड शुगर चेक करोगे, सीबीसी ईएसआर करवाओगे, लिपिड प्रोफाइल है, प्लाज्मा प्रोटीन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, एंड आउटो एंटीबॉडीज़, एएनए, अनका और एंटी डीएनए एंटीबॉडीज़ वाला, ये आप अच्छे तरीके से करवाओगे। ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी वाला ये भी करवाती है। ओके, तो इसके अलावा जो ट्रीटमेंट है, इसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या होगा, ट्रीटमेंट इसको दो में डिवाइड करते हैं, सिस्टेमिक और ओकुलर। ओके, तो जो सिस्टेमिक होता है, सिस्टेमिक में रिस्क फैक्टर को कंट्रोल करते हैं, लाइक हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलाइटस, इंट्राओकुलर प्रेशर या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल या स्मोकिंग है। एंटीप्लेटलेट थेरेपी डिजोल्व करने के लिए, क्योंकि ये आता कहाँ से है, ये आर्ट्रियोसेक्लोरोसिस या थीरोसेक्लोरोसिस या वीनस ऑक्लूजन से रिलेटेड है। और ओकुलर के अंदर क्या है, ओकुलर में इंट्राविट्रल एंटी वीजीएफ यूज़ करेंगे जो आपने पढ़ा था, और ट्राइएम्सिनोलोन एस्टेनॉइड इंट्राविट्रल स्टीरॉइड है, जबकि लेज़र फोटोकोगुलेशन इतनी अच्छी नहीं होती। ओके, इसके बाद डायबिटीज़ मेलाइटस, हाइपरटेंशन है। एग्जामिनेशन में आपको पिपलरी एब्नॉर्मेलिटी नहीं देखने को मिल रही, रेटिना में एक्सटेंसिव हैमरेजेस है, सडन डिटोरिएशन ऑफ विजन है, तो डायग्नोसिस क्या होगा, सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन है। तो डायग्नोसिस को कैसे कंफर्म करोगे, मैनेजमेंट है या ऑलरेडी कवर हो चुकी है। ओके, मैं आपको वहाँ से भी बता देता हूँ, जो भी से भी, ताकि आपको दोनों साइड से क्लैरिटी हो जाए। ओके, रेटिनल वेन ऑक्लूजन, रेटिनल वेन ऑक्लूजन क्या होता है, रेटिनल वेन ऑक्लूजन वीनस सर्कुलेशन की ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है, ड्यू टू थ्रोम्बोसिस और इम्बोलस। ओके, ठीक हो गया, इम्बोलस की या थ्रोम्बोसिस की वजह से होता है। इसमें सडन ऑनसेट होता है, यूनिलैटरल पेनलेस लॉस ऑफ विजन होती है। टोमेटो स्मैश अपीयरेंस, ये किस में होती है, ये स्कीमिक वाले में होती है, नॉन स्कीमिक में ऐसा नहीं देखने को मिलता। ओके, तो अब हम आगे बात कर लेते हैं। पैथोजेनेसिस क्या है, पहले ऑब्स्ट्रक्शन होती है जिसकी वजह से इंट्रावास्कुलर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, फाइनली एडीमा, हैमरेजेस ये होना शुरू हो जाएगा, और न्यू वास्कुलराइजेशन भी देखने को मिलती है। अब इसको दो में डिवाइड करते हैं, स्कीमिक और नॉन स्कीमिक। स्कीमिक में कंप्लीट ऑक्लूजन होती है, सडन सिवियर लॉस ऑफ विजन होती है, रोब्यूजा आइरिडिस, न्यू वास्कुलराइजेशन एट द डिस, न्यू वास्कुलराइजेशन एल्सवेयर, सेकेंडरी न्यू वास्कुलर ग्लोकोमा। न्यू वास्कुलर ग्लोकोमा को 90 डेज ग्लोकोमा भी कहते हैं, 90 से न्यू वास्कुलर से रट्टा मार लेना। ओके, जबकि नॉन स्कीमिक के अंदर आपको माइल्ड वीनस कंजेशन देखने को मिलती है, पैपिलेडिमा, ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। ओके, इसके जो साइंस है उसको छोड़ देते हैं। कॉम्प्लिकेशन के अंदर न्यू वास्कुलर ग्लोकोमा, सेकेंडरी ग्लोकोमा 90 डेज़ के अंदर होता है, डेट इज़ वाई दिस इज कॉल्ड 90 डे ग्लोकोमा। विट्रस हेमरेज हो सकता है, मैक्यूलोपैथी हो सकती है, या कंप्लीट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। ट्रीटमेंट के अंदर वंस अगेन बता चुका हूँ कि फोटोकोगुलेशन करा लेते हैं न्यू वास्कुलर ग्लोकोमा की। ओके, और इसके अलावा एंटी कोगुलेंट स्टीरॉयड वाला ये यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। सडन लॉस ऑफ विजन है, विजुअल एक्यूटी कम हुई हुई है, डायलेटेड वेन, रेटिनल हैमरेजेस, कॉटन वूल स्पॉट। तो ये इन्वेस्टिगेशन, कौन सी इन्वेस्टिगेशन करोगे, वट इन्वेस्टिगेशन विल यू परफॉर्म टू कन्फर्म। ओके, तो इन्वेस्टिगेशन ब्लड प्रेशर वाला आपने नोट करना है, सीबीसी, ईएसआर, ब्लड शुगर, फास्टिंग लेवल, रैंडम, लिपिड प्रोफाइल, प्लाज्मा प्रोटीन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, आउटो एंटीबॉडीज़। ओके, व्हाट विल बी द काज ऑफ सेकेंडरी ग्लोकोमा, तो जो सेकेंडरी ग्लोकोमा होता है इस पेशेंट के अंदर होता है। ओके, ये सेक्लोरिसिस की वजह से होता है, और न्यू वास्कुलराइजेशन एट द एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर इसकी वजह से होता है, खासतौर पर जिसको रोब्यूजा आइरिडिस कहते हैं। सेक्लोरिसिस एंड द न्यू वास्कुलराइजेशन एट द एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर। ओके, इसके अलावा विट्रस हेमरेज हो सकता है, मैक्यूलोपैथी हो सकती है, या फाइनली कंप्लीट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं।
नेक्स्ट सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन है तो डायग्नोसिस सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है। कॉम्प्लिकेशन कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन होती है वंस अगेन बता चुका हूँ। वैसे क्वेश्चन नंबर 1C कह रहा है सिस्टोइड मैकुलर एडिमा। इसके अलावा मैकुलर एडिमा आपने रट्टा मारना है, सिस्टोइड मैकुलर एडिमा या मैकुलोपैथी कहते हैं। नंबर 2 स्कीमिक टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, रोब्यूजा आइरिडिस है जो कि आगे क्या करवाता है, न्यू वास्कुलर ग्लोकोमा करवाता है 3 महीनों के अंदर। दैट इज़ वाई दिस इज कॉल्ड 90 डेज और 100 डे ग्लोकोमा। ओके, और क्रॉनिक सिस्टोइड मैकुलर एडिमा तो हमने पढ़ लिया, न्यू वास्कुलर ग्लोकोमा, मैकुलोपैथी और फाइनली कंप्लीट ब्लाइंडनेस हो सकती है। तो ये कॉम्प्लिकेशन है। तो जो रोब्यूजा आइरिडिस होता है उसको ठीक करने के लिए पैन रेटिनल फोटोकोगुलेशन करते हैं। ओके, और क्रायोथेरेपी एप्लीकेशन करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा। इसके बाद हम आगे चलते हैं सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लियन वाला टॉपिक है, फिर एज रिलेटेड मैकुलर डी। अब है सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लियन, तो इसको स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लियन, तो जो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लियन ये असल में थ्रोम्बोसिस या एम्बोलिज्म की वजह से होती है। थ्रोम्बोसिस ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस एट द लेवल ऑफ लैमिना फिब्रोसा या एम्बोलिज्म फ्रॉम एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक ऑफ कैरोटिड आर्टरी। अब इसकी डिफरेंट टाइप होती है, कोलेस्ट्रॉल एम्बोलाई, प्लेटिलेट फिब्रिन एम्बोलाई और कैल्सिफिक एम्बोलाई होती है। ओके, और इसके अंदर मोटी मोटी बातें आपने क्या याद रखनी है, इसके अंदर पेल वैक्सी आपने रट्टा मारना, पेल वाइटिश अपीयरेंस ऑफ रेटिना होता है, चेरिडॉट सपोर्ट होती है, कैटल ट्रकिंग देखने को मिलती है और सिटी में आपको एम्बोलिक प्लैक देखने को मिलेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इसेंशियल हाइपरटेंशन है, इसेंशियल हाइपरटेंशन है। ओके, मेडिसिन ले रही है कार्डिक डिजीज़ की, कार्डिक डिजीज़ की यानी थ्रोम्बो एम्बोलिज्म वगैरह हो सकता है।